हेलो गाइस। आज हम यूजीसी नेट के यूनिट 7 में लगने वाली हिंदी कहानियों की शुरुआत कर रहे हैं। और हम इसमें सबसे पहली कहानी एक टोकरी भर मिट्टी रखेंगे, जो कि 1901 में प्रकाशित हुई थी और जिसके लेखक माधवराव सप्रे हैं। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। यहाँ से शुरुआत करने के दो रीज़न हैं। पहले तो ये कहानी, मेरे हिसाब से पहले तो ये कहानी एक लघु कहानी है जो आपको कंटिन्यूटी लाने में हेल्प करेगी, यानी कि आप इस पे अब टिक पाएंगे। अगर आप छोटी चीज़ों से शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने रिदम बना पाते हैं किसी भी चीज़ के साथ। तो पहला रीज़न तो ये है मैं जो कि इस कहानी से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि यूजीसी नेट का जो अनुक्रम है वो बंग महिला की कहानियों से शुरू होता है। लेकिन हम माधुरा सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी से शुरू करेंगे, क्योंकि बंग महिला की कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई थी, जबकि एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन वर्ष 1901 है। तो चलिए पहले हम माधवराव सप्रे के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम ये इस कहानी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो माधवराव सप्रे जी, इनका जन्म 19 जून 1871 को दमोह जिले में हुआ था, जो कि वर्तमान में एमपी में है। तब वो मध्य प्रांत के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में ये दमोह मध्य प्रदेश में स्थित है। और इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1926 में रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई थी। आप लोगों ने रायपुर का तो नाम सुना ही होगा, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है। और एक टोकरी भर मिट्टी के बारे में बात करें तो ये एक टोकरी भर मिट्टी 1901 में छत्तीसगढ़ की मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, तो आप इसको ध्यान नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ के मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1901 में। आप ये एक मासिक कहानी थी। इसमें पता नहीं कैसे अपने से फॉन्ट्स इतने गलत हो गए हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि ये मासिक पत्रिका थी जो कि बिलासपुर से प्रकाशित होती थी। इसके मित्र पत्रिका के संपादक भी कौन थे? माधवराव सप्रे जी थे। इसी वक्त आप ये भी कोरिलेट करके चलेंगे कि इसी वक्त, यानी कि 1901 दो से सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू हुआ था इलाहाबाद से। तो इसके पैरेलल चल रही थी, क्योंकि सरस्वती पत्रिका हिंदी क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर है। तो आप उसको भी ध्यान में रख के चलेंगे और दोनों बात को कोरिलेट करके चलेंगे। माधवराव सप्रे जी ने बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई गीता रहस्य का भी हिंदी अनुवाद किया था। पता नहीं क्यों इसमें इतना ज़्यादा मिस प्रिंट हुआ है, जबकि टाइप करते वक्त इतनी मिस प्रिंटिंग नहीं थी, लेकिन पता नहीं क्या कैसे है। चलो आगे देखते हैं। हम इसके पात्रों के बारे में जान लेते हैं। पात्र थे जमींदार, यानी कि जो झोपड़ी को गिरवा के अपनी चार दीवारी बनवाने की फिराक में थे। बुधिया बुधिया वो बूढ़ी औरत थी। सॉरी, बुधिया नहीं, विधवा। विधवा वो औरत थी जो अपनी नातिन के साथ उस झोपड़ी में रहती थी जिस पर यह कहानी लिखी गई है। और उसके बाद एक इनकी पोती थी, 5 साल की। 5 साल की पोती थी जिसके माता पिता का देहावसान हो गया था। गौड़ पात्रों में एक वकील है। इसमें सब कुछ बहुत ही गलत प्रिंट हुआ है, तो आप उसको नहीं ध्यान देंगे, जो मैं कह रही हूँ उस पर ध्यान देंगे। एक गौड़ पात्र में वकील साहब थे, यानी जिनसे जमींदार साहब सलाह मशविरा करके वो झोपड़ी हड़पते हैं। और इस कहानी का प्रकार हम जान लेंगे तो ये एक छोटी कहानी है, हृदय परिवर्तन की कहानी है। यानी कि आप अंत में इसका देखेंगे कि जमींदार का हृदय उस बुढ़िया की बातों को सुन के पिघलता है और उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए इसे आदर्शवादी कहानी के अंतर्गत भी रखा जाएगा, क्योंकि आपने सुना होगा छायावाद के पहले तक जितनी भी कहानियों की का दौर था, या तो तिलस्मी कहानियां लिखी जाती थी या आदर्शवादी कहानियां। आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में भी देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद भी शुरुआत में आदर्शवादी कहानियां लिखते थे, बाद में वो धीरे धीरे उनकी रचना में प्रौढ़ता जब आती गई तो उन्होंने आदर्शवादी की जगह यथार्थवादी कहानियों को चुनना शुरू किया। लेकिन वो दौर ही था आदर्शवादी कहानी का। यानी आदर्शवादी कहानी से आसे ऐसी कहानियां जिसका सुखांत हो, यानी दुख से अंत ना हो, सुख से अंत हो, वो होती हैं आदर्शवादी कहानियां। फिलहाल अब हम चलेंगे इस कहानी की तरफ। आप याद रखेंगे इसका प्रकाशन 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में बिलासपुर
छत्तीसगढ़ से हुआ था, जिसके लेखक भी इस कहानी के माधवराव सप्रे हैं और उस पत्रिका के संपादक भी माधवराव सप्रे ही थे। इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। देखिए, आप क्रम देख रहे हैं, पहले दुलाई वाली बंग महिला की है चंद्रदेव से मेरी बातें, फिर उसके बाद दूसरी है आपकी क्रम में दुलाई वाली, तीसरी कहानी है क्रम में एक टोकरी भर मिट्टी। इसमें 1900 प्रकाशन वर्ष लिखा है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे 1901 में प्रकाशित हुई थी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास, अब कहानी पे आप ध्यान देंगे, जो चीज मैं कहूंगी कि आपको पॉइंट आउट करना है, आप ध्यान में रखेंगे उसको। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। क्या थी? झोपड़ी थी। ये याद रखेंगे, ऐसा ना पूछ ले महल थी तो आप महल लगा दो, तो आप ध्यान रखेंगे झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरे कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले। यानी कि एक जमींदार साहब थे जिनके उनके कोठी के बगल में ही एक विधवा की झोपड़ी थी, और जमींदार साहब को ऐसा लगा कि उनका जो अहाता है, चार दीवारी है, उनको बढ़ा के वो एक बढ़िया सा एरिया बनाए। तो उसमें वो बुढ़िया से कहते हैं कि तुम अपनी झोपड़ी हटा लो, लेकिन वो बुढ़िया मानने को तैयार नहीं थी। पर वो कई जमाने से वहीं बसी थी, यानी बहुत दिनों से उस जगह पे वो रह रही थी, इसलिए उसने अपनी झोपड़ी हटाने से मना कर दिया। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में एकमात्र आधार थी। कितने वर्ष की वो बच्ची थी? 5 वर्ष की। शुरुआत में भी मैंने आपको बताया कि कितने वर्ष की कन्या थी, यानी वो छोटी बच्ची 5 वर्ष की थी, इसकी नातिन, बुढ़िया की नातिन या पोती तुम जो भी कह लो, तो 5 वर्ष की थी। आप याद रखेंगे, क्योंकि सवाल यूजीसी नेट में इसी तरह के बनते हैं। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। यानी कि अब वो अपने आप को निराधार महसूस कर रही थी। पति पहले मर चुका है, बेटा पहले मर चुका है, बहू भी मर चुकी है, एक बूढ़ी औरत है और उसके साथ एक छोटी बच्ची है जो कि 5 साल की है। अब जमींदार साहब को क्योंकि अपना अहाता बढ़ाना है, तो उन्होंने झोपड़ी की जगह भी खाली करने को कह दिया है। तो बुढ़िया ने जब से ये बात सुनी, वो मृत प्राय हो चुकी थी, क्योंकि अब उसके पास वो निराधार हो गई थी, कह सकते हैं आप। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। भाई, कई जमाने से वो यही रही ही है, तो किसी को भी अपना घर छोड़ देना ऐसे बहुत ही उसके लिए दुखदाई होगा। तो आप उसकी स्थिति समझ सकते हैं। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। अब आप यहाँ ध्यान रखेंगे, वकील का भी जिक्र आया है। विधवा के वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे। यानी कि अब उनका काम शुरू हो गया है, अहाता बढ़ाने का काम उनका अब शुरू हो गया है, जोरों पे है। तो एक दिन काम कर रहे थे, वहीं उनके एक मजदूर काम कर रहे थे, अब वो आसपास टहल रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहाँ से हटा दो। यानी कि उन्हें, वो आते उसको देखते ही कि कहीं आई बवाल ना करे, तो उन्होंने अपने नौकरों से तुरंत आदेश दिया कि इसको हटाओ, भगाओ यहाँ से। पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो मेरी एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है, तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है।
मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल। कौन कह रहा है ये बात अपने घर चल? पोती कह रही है। वह रोटी वही रोटी खाऊंगी। यानी उनकी पोती कह रही है अपनी दादी से, जब दादी खाना खिलाती है पोती को, वो 5 साल की पोती को, तो कहती है कि नहीं, अपने घर चलो, मैं वहीं पे रोटी जाकर खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी ले जाकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। क्या बनाना है? एक टोकरी भर मिट्टी ले जाकर वहां पर चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। यानी बुढ़िया ने एक आस आस लगाई कि हो सकता है कि उस झोपड़ी की मिट्टी लाऊं तो उस झोपड़ी की मिट्टी से बने चूल्हे में उस पोती को अपनापन महसूस हो और वो शायद इस बात से बहल जाए और खाना खाने लगे। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। यानी जमींदार साहब ने कहा हाँ बिल्कुल ले लो। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने बहने लगी। अपने आतंकी दुख को सॉरी अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले गई। फिर बाहर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। आप ये देखेंगे कि बुढ़िया भी बड़ी हिम्मती है। जो व्यक्ति जमींदार खड़ा है उससे वो मदद मांग रही है। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए। भाई, उनको लगा कि मेरे जैसे बड़े आदमी से कैसे ये बुढ़िया काम, मतलब मिट्टी की टोकरी उठवा रही है, जो इतने नौकर लगा के काम करवा रहे हैं उनसे कह रही है कि मेरी टोकरी उठा दीजिए तो मैं मिट्टी ले जाऊं। पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उसके मन में बहुत कुछ याद आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। मतलब सहृदयी थे जमींदार, हम ये कह सकते हैं। बिगड़ तो गए वो टोकरी उठाने के बाद पर, लेकिन उनका हृदय पिघल भी गया कि चलो उठा लेते हैं। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। किसकी शक्ति के बाहर है यह काम? जमींदार साहब के शक्ति के बाहर है। और काम क्या था? टोकरी भर मिट्टी उठाना। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न उठी हुई। वह लज्जित होकर कहने लगी, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। जमींदार साहब उसको बहुत कोशिश की, आखिर में नहीं उठा पाए, तो आखिर में उन्होंने कह दिया कि भाई यह टोकरी हम नहीं उठा पाएंगे। अच्छा, अब ये देखो, वो बूढ़ी औरत है, ये टोकरी अपने सिर पे ले जाने को तैयार है, लेकिन ये जमींदार साहब उस टोकरी को नहीं उठा पा रहे हैं। तब देखो आगे क्या है कहानी का सार। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। महाराज, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। मेन कहानी का सार यही है। महाराज, नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी हैं। इसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस दे दी। अभी एक कोटेशन यहाँ पे आप और देखेंगे कि जमींदार साहब धन मद से गर्वित होकर अपना कर्तव्य भूल गए थे। यह प्रश्न यूजीसी नेट द्वारा पूछा जा चुका है, तो आप इस अंडरलाइन कर लेंगे इस कहानी को। तो आपसे मैंने पहले ही कहा था कि ये एक आदर्शोन्मुखी छोटी कहानी है जहाँ जमींदार का हृदय परिवर्तित हो जाता है, जबकि ये सिर्फ कहानियों में होता है। अगर किसी ने मैं समझती हूँ कि अगर किसी ने ऐसे कोई चीज हड़प ली होती, अपना बना लिया होता, तो मुमकिन ही नहीं है कि वो माने और उसको वापस दे। लेकिन जमींदार साहब, क्योंकि ये आदर्शोन्मुखी कहानी है, इसका सुखांत हुआ, जमींदार साहब की आंखें खुल गई, उन्होंने विधवा को वह जमीन, वह झोपड़ी वापस दे दी। थैंक यू।